हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, तटस्थता वक्र विश्लेषण पर आधारित पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, प्राइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। विद्यार्थियों, तटस्थता वक्र विश्लेषण की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रभाव को दो भागों में विभाजित करता है, यानी कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। विद्यार्थियों, जब हमने उपभोक्ता के संतुलन के बारे में अध्ययन किया था, तब हमने उपभोक्ता की दी हुई आय और दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमतों के अधीन उपभोक्ता के संतुलन को देखा था। अब यदि हम उपभोक्ता के लिए वस्तु की कीमत में परिवर्तन या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए तो उसकी संतुलन स्थिति पर क्या प्रभाव होगा, हम इस बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम कीमत प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। विद्यार्थियों, कीमत प्रभाव उपभोक्ता की आय, उसकी रुचियां और अन्य वस्तु की कीमत समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस समस्त प्रभाव को मापता है जो उस वस्तु की क्रय मात्रा पर पड़ता है। विद्यार्थियों, हम उपभोक्ता की आय, उसकी रुचियां और अन्य वस्तुओं की कीमतें समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता द्वारा उसकी मांग मात्रा में परिवर्तन को हम कीमत प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं। विद्यार्थियों, कीमत प्रभाव को हम एक चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया हुआ है जिसमें OX अक्ष पर X वस्तु ली गई है, OY अक्ष पर Y वस्तु ली गई है। जैसा कि हमने उपभोक्ता के संतुलन के अंतर्गत देखा था कि उपभोक्ता के लिए संतुलन की स्थिति वहाँ होती है जहाँ पर बजट रेखा और तटस्थता वक्र एक दूसरे के स्पर्श बिंदु होते हैं, यानी तटस्थता वक्र बजट रेखा का स्पर्श करता है संतुलन बिंदु पर। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रारंभ में PL1 कीमत रेखा है और इस PL1 कीमत रेखा पर उपभोक्ता IC1 तटस्थता वक्र के इस Q बिंदु पर संतुलन में है और आप देख सकते हैं उपभोक्ता OM1 X वस्तु की मात्रा खरीद रहा है अपनी दी हुई आय के अधीन रहते हुए, और X और Y वस्तु की कीमतें दी हुई हैं। उपभोक्ता की आय और X और Y वस्तु की कीमतों को हम बजट रेखा के माध्यम से व्यक्त करते हैं और तटस्थता वक्र उपभोक्ता के अधिमान और रुचियों को व्यक्त करता है। ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके थे। अब विद्यार्थियों, उपभोक्ता के लिए
एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, जबकि उसके लिए उसकी आय स्थिर है और वाई वस्तु की कीमत भी स्थिर है। अब मान लीजिए कि एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो गई है। यदि वस्तु की कीमत में, यहाँ हम एक्स वस्तु की बात कर रहे हैं, यदि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, कीमत में कमी या वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि कीमत घटने पर उपभोक्ता का संतुलन स्तर एक उच्च अधिमान वक्र पर होगा और यदि कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता नीचे तटस्थता वक्र पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि उपभोक्ता के लिए एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो गई है। एक्स वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप विद्यार्थियों जो बजट रेखा है वह PL से हटकर PL2 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अब उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वाई वस्तु की दी हुई कीमत के अधीन रहते हुए एक्स वस्तु की कीमत में गिरावट होने पर वह एक्स वस्तु की अधिक मात्रा क्रय कर सकेगा। और इसलिए यहाँ पर जो OL1 एक्स वस्तु के लिए जो प्रारंभ में था कि वह यदि अपनी पूरी आय को एक्स वस्तु पर खर्च करे तो उपभोक्ता OL1 मात्रा खरीद सकता था। अब यदि वह अपनी पूरी आय को एक्स वस्तु पर खर्च करे तो वह OL2 मात्रा खरीद सकता है। तो अब जब नई कीमत रेखा PL2 हो गई है तो उपभोक्ता का जो संतुलन है वह R बिंदु पर होगा, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों एक्स वस्तु की कीमत में और कमी होने पर उसके लिए कीमत रेखा PL3 और उसके बाद और कमी होने पर PL4 हो जाएगी। तो इन स्थितियों में उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु है वह S और T होगा। तो यहाँ पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप उच्च अधिमान वक्र पर संतुलन में है। तो हम कीमत में कमी के फलस्वरूप उपभोक्ता के जो विभिन्न संतुलन बिंदु हैं, आप यहाँ देख रहे हैं Q, R, S और T, यदि हम इन बिंदुओं को जोड़ दें तो वह PCC को सूचित करेगा, प्राइस कंजम्पशन कर्व, कीमत उपभोग वक्र। तो इस प्रकार कीमत उपभोग वक्र एक्स वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता के संतुलन बिंदुओं को जोड़कर बनाया गया है। यानी कीमत उपभोग वक्र कीमत प्रभाव का अनुरेखण करता है, कीमत प्रभाव को ट्रेस करता है। तो विद्यार्थियों कीमत प्रभाव को ही कीमत उपभोग वक्र व्यक्त कर रहा है। कीमत उपभोग वक्र इस बात को प्रकट करता है कि उपभोक्ता की रुचियां और उसकी मुद्रा आय स्थिर रहने पर एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता द्वारा एक्स वस्तु की क्रय मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता एक्स वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। तो विद्यार्थियों ये कीमत उपभोग वक्र है और कीमत उपभोग वक्र की आकृति को देखकर हम वस्तु की प्रकृति का
अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको जान सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कीमत उपभोग वक्र बाएं से नीचे दाएं ढालू है और इस स्थिति में कीमत x की कम होने पर उपभोक्ता x वस्तु की अधिक मात्रा खरीद रहा है और y वस्तु की कम मात्रा खरीद रहा है। नीचे झुके हुए कीमत उपभोग वक्र से ये आपको दिखाई दे रहा है। और यदि कीमत उपभोग वक्र ऊपर चढ़ता हुआ होता है, बाईं से दाईं ओर इस तरह चढ़ता हुआ होता है, इस तरह होता है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता x और y दोनों की अधिक मात्रा खरीदता है। और यदि कीमत उपभोग वक्र x वस्तु के लिए पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है, तो उसका मतलब होता है कि x वस्तु उसके लिए घटिया वस्तु है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो कहने का मतलब है कीमत उपभोग वक्र की आकृति को देखकर हम वस्तु की प्रकृति का पता कर सकते हैं और इससे PCC से हम मांग वक्र को भी डिराइव कर सकते हैं। उसको भी हम आगे अलग वीडियो में देखेंगे। इसको फिर आगे बढ़ाते हुए अब हम दूसरा ले रहे हैं आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। विद्यार्थियों, उपभोक्ता की रुचियां, अधिमान, वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का प्रभाव उसकी मांग मात्रा पर देखा जाता है। विद्यार्थियों, जब हमने उपभोक्ता संतुलन में देखा था, उपभोक्ता संतुलन का विश्लेषण किया था, तब हमने माना था कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है और x और y दो वस्तुओं की कीमतें भी दी हुई हैं। अब उपभोक्ता की रुचियां, अधिमान और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई होने पर यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए तो उस परिवर्तन का उसके द्वारा जो दोनों वस्तुओं की मात्राएं खरीदी जा रही हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम आय प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उसकी जो बजट रेखा है वह मूल बजट रेखा के समानांतर दाएं ऊपर की ओर सरक जाती है और यदि उपभोक्ता की आय घट जाती है तो बजट रेखा अंदर की ओर सरक जाती है और ये बजट रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं क्योंकि हमने x और y की जो कीमत हैं उनको दिया हुआ माना है और स्थिर माना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि उपभोक्ता की मान लीजिए जो प्रारंभिक मौद्रिक आय है और जो दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं उनके आधार पर यदि मान लीजिए उपभोक्ता की मौद्रिक आय और कीमतों के अधीन जो प्रारंभिक बजट रेखा है हम इसको मान लेते हैं P1 और Q1, ये बजट रेखा उसके लिए है। इस बजट रेखा के S बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है। अब यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे तो बजट रेखा P2 Q2 ये हो जाएगी, यानी बजट रेखा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी दाईं तरफ और उपभोक्ता का जो संतुलन है वह T बिंदु पर होगा। और मान लीजिए उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो जो बजट रेखा है वह PQ होगी और संतुलन बिंदु R पर होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आय में परिवर्तन होने पर और उपभोक्ता की रुचियां अधिमान दिए हुए होने पर, वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने पर, जो आय में परिवर्तन होने पर बजट रेखा समानांतर पैरेलल शिफ्ट हो जाती है। अब यदि इन R, S और T बिंदुओं को जोड़कर एक वक्र बनाया जाए तो उसे हम कहेंगे
ICC, इनकम कंजम्पशन कर्व। तो इस प्रकार जो आय उपभोग वक्र है वह उपभोक्ता के लिए आय में परिवर्तन होने पर उसकी वस्तुओं की खरीद मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको दर्शाता है। तो विद्यार्थियों इस डायग्राम में आय प्रभाव दिखाया गया है और ये जो आय प्रभाव है जिसमें ICC हमने ड्रॉ किया है ये नॉर्मल गुड्स को सूचित कर रहा है, क्योंकि आय बढ़ने पर उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की खरीद मात्रा को बढ़ा रहा है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया आपको, आय उपभोग वक्र उपभोक्ता के विभिन्न आय स्तरों पर संतुलन बिंदुओं से बना होता है और आय प्रभाव धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हमने जो अभी चित्र में देखा वह आय प्रभाव धनात्मक आय प्रभाव है और धनात्मक आय प्रभाव होना सामान्य बात है कि उपभोक्ता आय बढ़ने पर वस्तुओं की खरीद मात्रा को बढ़ाता है। किंतु ऐसी वस्तुओं को जिनके लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है वे या तो घटिया पदार्थ होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होती हैं या गिफिन गुड्स होती हैं। तो ऋणात्मक आय प्रभाव के संदर्भ में उपभोक्ता यदि आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मात्रा को कम खरीदता है तो वह उसके लिए घटिया वस्तु होती है। और विद्यार्थियों, इनकम कंजम्पशन कर्व से हम एंजल कर्व को भी निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। अब मैं आय प्रभाव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो ICC हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व है, उनको हम एक अलग डायग्राम से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आय प्रभाव के विभिन्न प्रकार दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्थिति में दोनों वस्तुएं नॉर्मल हैं, यानी उपभोक्ता आय बढ़ने पर दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीद रहा है। यहाँ पर उपभोक्ता आय बढ़ने पर X की मात्रा अधिक खरीद रहा है, Y के प्रति वह तटस्थ है। यहाँ पर वह Y की अधिक मात्रा खरीद रहा है और X के प्रति वह तटस्थ है। और इस स्थिति में वह आय बढ़ने पर Y की मात्रा कम करता हुआ जा रहा है, यानी Y उस वस्तु उसके लिए घटिया वस्तु है और इधर ये इस स्थिति में X वस्तु उपभोक्ता के लिए घटिया वस्तु है। यानी हम इनकम कंजम्पशन कर्व को देखकर वस्तु की प्रकृति का पता कर सकते हैं कि वस्तु उपभोक्ता के लिए नॉर्मल गुड है या इन्फीरियर गुड है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव की। प्रतिस्थापन प्रभाव वस्तुओं की केवल सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी रिलेटिव प्राइसेज में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा पर प्रभाव को व्यक्त करता है, जबकि उसकी वास्तविक आय स्थिर रहे। कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों, प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता के लिए जो दो वस्तुएं हैं उनकी सापेक्षिक कीमतों में यदि परिवर्तन हो जाए तो उसके फलस्वरूप वस्तु की मांग पर या वस्तु के उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहे। तो विद्यार्थियों, किसी वस्तु के उपभोग में परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। विद्यार्थियों,
जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय या क्रय शक्ति बदल जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु की कीमत घटती है, हम यहाँ पर एक्स वस्तु की कीमत लें, यदि एक्स वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाएगी, और यदि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उपभोक्ता की वास्तविक आय घट जाएगी। तो जब हम प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करते हैं तो हम कीमत में परिवर्तन के साथ साथ उपभोक्ता की मौद्रिक आय में भी परिवर्तन करते हैं, जिससे उपभोक्ता की वास्तविक आय समान रहे। यानी हम प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए, यानी वस्तु की सापेक्ष कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप एक्स वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम उपभोक्ता की मौद्रिक आय में भी परिवर्तन करते हैं, ताकि उसकी वास्तविक आय स्थिर रहे। विद्यार्थियों, जब कीमत घटती है तो चूंकि उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में उससे मौद्रिक आय वापस ली जाती है ताकि उसकी वास्तविक आय स्थिर रहे। तो विद्यार्थियों, प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में दो प्रकार की धारणा है। एक तो हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव, दूसरा स्लट्स्की का प्रतिस्थापन प्रभाव। तो जैसा कि मैं कह रही हूँ कि प्रतिस्थापन प्रभाव वस्तुओं की केवल सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा पर प्रभाव को व्यक्त करता है, जबकि उपभोक्ता की जो रियल इनकम है, वास्तविक आय है, वह स्थिर रहती है। अब हम दोनों धारणाओं को, हिक्स की और स्लट्स्की की जो धारणा है प्रतिस्थापन प्रभाव की, हम उसको संक्षेप में उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव ले रहे हैं। तो हिक्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता की मौद्रिक आय में उतना परिवर्तन किया जाता है कि उसका संतुष्टि का स्तर पूर्ववत पहले के समान रहता है। विद्यार्थियों, आपको चित्र से यह अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु और ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु ली गई है। पी क्यू, ये पी क्यू उपभोक्ता के लिए मूल बजट रेखा है, जिसके आर बिंदु पर, इस आर बिंदु पर उपभोक्ता साम्य में है। अब मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत घट जाती है तो नई कीमत रेखा PQ1 हो जाएगी और उपभोक्ता नई कीमत रेखा पर कहीं किसी बिंदु पर साम्य में होगा। कीमत घटने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई है। अब यदि उपभोक्ता से उतनी मौद्रिक राशि वापस ले ली जाए कि उसकी वास्तविक आय स्थिर रहे और वस्तुओं की केवल सापेक्षिक कीमत में परिवर्तन का प्रभाव हम एक्स वस्तु की मात्रा पर देखना चाहें, तो उपभोक्ता से PM, ये मौद्रिक आय वापस ली गई है और MN बजट रेखा इस प्रकार खींची गई है कि वह PQ1 बजट रेखा के पैरेलल है, क्योंकि हमने जो सापेक्षिक कीमतें हैं वह PQ1 जो बजट रेखा है उसके अनुसार ही रखी हैं MN कीमत रेखा पर। तो इस स्थिति में उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर है और उपभोक्ता R बिंदु पर ना रहकर H बिंदु पर चला जाएगा। तो R से H बिंदु पर जाना प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाएगा। यानी
एक्स वस्तु की कीमत घटने पर उपभोक्ता बी डी मात्रा में जो वृद्धि है एक्स वस्तु की वह प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण होगी, क्योंकि अब उसके लिए एक्स वस्तु सस्ती हो गई है और वाई वस्तु महंगी हो गई है, तो वह वाई का उपभोग घटा रहा है और एक्स का उपभोग बढ़ा रहा है। तो हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर पुराना ही रहता है, यानी वह जो प्रारंभिक तटस्थ वक्र है जो कि यहाँ I1 है उसी पर है वह, लेकिन जो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाने के कारण वह R से H बिंदु पर आ जाएगा, X वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा। अब यदि हम स्लट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव की बात करें तो स्लट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन इतनी मात्रा में किया जाता है कि यदि उपभोक्ता चाहे तो वस्तु का वह संयोग क्रय कर सकता है जिसे वह पूर्व कीमतों पर क्रय कर रहा था। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं PL प्रारंभिक बजट रेखा है जिसके Q बिंदु पर उपभोक्ता साम्य में है। X वस्तु की कीमत घटने पर उपभोक्ता के लिए जो कीमत रेखा है PL डैश हो गई है। अब उपभोक्ता से इतनी मौद्रिक आय वापस ली जाएगी कि वह पूर्व संयोग को क्रय कर सके, क्योंकि विद्यार्थियों कीमत घटने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई है। उसकी वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए उससे PG, ये आप देख रहे हैं PG मौद्रिक आय उससे वापस ली जाती है, लेकिन मौद्रिक आय PG वापस लेने के बावजूद भी उपभोक्ता जो प्रारंभिक संयोग है उसको क्रय कर सकता है। इसलिए GH रेखा जो कि PL डैश के समानांतर खींची गई है वह GH रेखा प्रारंभिक संयोग से गुजरती हुई जा रही है। तो उपभोक्ता चाहे तो इस प्रारंभिक बिंदु को खरीद सकता है, संयोग को खरीद सकता है, लेकिन विद्यार्थियों जैसा कि हमने उपभोक्ता संतुलन की शर्तों में देखा था कि ये उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु नहीं होगा, बल्कि वह S बिंदु जो कि IC2 पर स्थित है और GH बजट रेखा पर स्थित है वहाँ पर वह संतुलन में होगा। तो इस प्रकार यह स्लट्स्की की पद्धति में प्रतिस्थापन प्रभाव है और प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता X वस्तु की जो ML मात्रा है वह बढ़ाता है और Y वस्तु की मात्रा कम करता है। तो विद्यार्थियों हिग्स और स्लट्स्की पद्धति में विद्यार्थियों अंतर ये है कि हिग्स की पद्धति में उपभोक्ता उसी तटस्थ वक्र पर स्थित होता है, उसका जो मूवमेंट है वह उसी तटस्थ वक्र के एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर होता है, लेकिन स्लट्स्की की विधि में जो उपभोक्ता है मौद्रिक आय में परिवर्तन के फलस्वरूप वह ऊंचे तटस्थ वक्र पर पहुंच जाता है। तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव से संबंधित हिग्स और स्लट्स्की की धारणा है। और हिग्स के मेथड में जो हम आय में परिवर्तन करते हैं उस आय में परिवर्तन को क्षतिपूरक परिवर्तन कहा जाता है और स्लट्स्की की विधि में जो आय में परिवर्तन किया जाता है उसको लागत अंतर परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि उपभोक्ता अपने पूर्व संयोग को क्रय कर सकता है। तो इस प्रकार ये प्रतिस्थापन प्रभाव है जो कि दोनों वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की खरीद मात्रा में परिवर्तन होता है। विद्यार्थियों इस वीडियो लेक्चर में हमने कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को जाना है। अगले वीडियो लेक्चर में हम कीमत प्रभाव को
आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में किस प्रकार अलग करके देखते हैं उसको हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को बनाने के लिए मैंने उच्च आर्थिक सिद्धांत एम.एल. जिंगन, उच्चतर आर्थिक सिद्धांत H.L. आहूजा, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी 3rd एडिशन डोमिनिक सल्वाटोर की पुस्तकों का प्रयोग किया है। और इस वीडियो लेक्चर में जो डायग्राम्स हैं उनको मैंने ये 2 आपको लिंक दिए हुए हैं, economicdiscussion.net और yourarticlelibrary.com। इनसे इन इमेजेस को मैंने डायग्राम्स को लिया है। मैं समझती हूँ आपको ये तीनों प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव समझ में आ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।